Read the first question. A 2 meter long solenoid with diameter 2 centimeter, 2000 turns, number of turns are 2000, secondary coil of 1000 turns. Means here two turns are given, N1, and this one is what? I will say N2. Wound closely near its midpoint. The mutual inductance between the two coils is. Now in this case हमें फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जब N1 एंड N2 दिया जाता है तब क्या होगा, N1 एंड N2। एक्चुअली हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है उसको ही हम मॉडिफाई करेंगे। M इक्वल टू इट इज न्यू ज़ीरो N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। देखो लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला देखा था, L इक्वल टू न्यू ज़ीरो N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। ओके, ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था। L के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए देखो M इक्वल टू न्यू ज़ीरो, देखो यहाँ पे N स्क्वायर है ना, बस यहाँ पे N1 N2 कर दो, सेम फॉर्मूला है, न्यू ज़ीरो N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, जो वैल्यूज दिए यहाँ पे रख दो। न्यू ज़ीरो कितना रहता है, हमेशा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ रहता है। N1 इज 2 इंटू 10⁻³ लिखता हूँ उसको। N2 को लिखता हूँ 10⁻³ डायरेक्टली। A, व्हाट अबाउट A? नाउ हियर A इज नॉट मेंशन, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। A इज पाई आर स्क्वायर, सो उस हिसाब से आएगा 3.14 इंटू, अब देखो डायमीटर कितना दिया है उसने, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, फिर ये आएगा 10⁻² का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया कितना हो गया, 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ ऑप्शन में अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैपिटल M मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्या है, 3.14, यहाँ पे भी पाई है, मतलब ये लगभग आ जाएगा 10 पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर लगभग 10 आएगा, एंड दिस 4 इंटू 2 8। ओके, देखो ये 4 गया, ये 2 गया, ये हो गया 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लगभग आता है 10, 10 से थोड़ा छोटा आएगा, या फिर हम इसको 10 पकड़ते हैं, पाई का स्क्वायर। नाउ इंटू दिस 10⁻⁻11 -7 -4 -11 हो गया, इंटू दिस 10⁻⁶। ओके, नाउ सबसे डिवाइडेड बाय लेंथ लेंथ रहा था ना 2 मीटर। it should be divided by 2, again it is divided by 2। now यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर गेस कर सकते हैं, 8/2 ना, 8/2 मीन्स 4 की रेंज में हमारा आंसर आना चाहिए। 4 की रेंज में मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आना चाहिए। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस 8/2 इट इज 4 इंटू, अब देखो ये 10⁻⁷ एंड ये 10⁻⁻11, ये 10⁻⁶ ऑलरेडी है, यहाँ पे 10⁻⁻11, एंड ये कितना 10⁻⁶, एंड ये 1 10⁻⁷ हो गया। सो 4 इंटू 10⁻⁻⁴, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, डॉट नहीं, सो उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए लॉजिक देखो, L इक्वल टू न्यू ज़ीरो N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L रहता है, लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, तो M के लिए इससे ही बना लो रिलेशन, न्यू ज़ीरो N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे इस टाइप के आपको, कौन सी भी बुक में आप जाओ। नेक्स्ट वन, और 10 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दिया है यहाँ पे, कनेक्टेड टू 5 ओहम रेजिस्टर, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस भी दिया है 10 हेनरी, इंडक्टेंस हमें 10 हेनरी यहाँ पे दिया गया है।
drives a constant current in the circuit. A switch is suddenly open and time taken to open it is 2 मिलीसेकंड. टाइम दिया है 2 इंटू 10⁻³ सेकंड. एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इज. अब देखो हमें ईएमएफ अगर निकालना है तो नाउ दो कॉइल तो मेंशन नहीं किए, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का केस होगा. दो कॉइल यहाँ पे देखो, पूरा क्वेश्चन आप रीड करो, दो कॉइल मेंशन नहीं किए है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं सेल्फ इंडक्टेंस होगा. ईएमएफ निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है. E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है. E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी होता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस की केस में ये नहीं चलेगा, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है. E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. नाउ एल तो उसने मेंशन किया है, एल इज 10 हेनरी. एल इज 10 हेनरी यहाँ पे दिया है. बचा सवाल किसका, डी आई बाई डी टी. नाउ आई का वैल्यू यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, आई इज नॉट गिवन. नाउ वी नो v इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू v बाय आर. v कितना है 10, r कितना है 5, सो आई आएगा 2. सो निकाल दो ईएमएफ. E इक्वल टू एल कितना है 10. अब देखो दो करंट के वैल्यूज नहीं है, मतलब सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेता हूँ. डी आई, सो चेंज इन करंट 2 ही रहेगा. टाइम दिया है उसने 2 मिलीसेकंड, सो 2 इंटू 10⁻³ सो 2 गया. नाउ दिस इज 10 इंटू 10⁻+3 मतलब 10⁻4. ईएमएफ आना चाहिए 10⁻4 वोल्ट. सो 1 इंटू 10⁻4 वोल्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड. देखो सेल्फ इंडक्टेंस वर्ड आया, सोलेनॉइड वर्ड आया, मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बोला है, सेल्फ इंडक्टेंस वर्ड आया है एंड सोलेनॉइड भी वर्ड आया है. तो सीधे सीधे आप लोगों ने यहाँ पे लिखना चाहिए जो रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय L. आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे. एक्चुअली ये क्या होता है, L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल भी होता है. इसको हम मॉडिफाई जब करते हैं तब ये आ जाता है इस तरीके से, L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. नाउ क्या बोल रहा है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय. क्या बढ़ने के बाद इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यस एरिया तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरिया बढ़ने के बाद एल इंक्रीज होगा. इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. अब देखो लेंथ इंक्रीज होने पे इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा ना, लेंथ इंक्रीज होने पे इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है. थर्ड केस में देखो, नाउ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया. एरिया बढ़ने के बाद नहीं बढ़ेगा. इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. अब देखो लेंथ अगर इंक्रीज किया तो एल क्या होगा, डिक्रीज होगा. थर्ड केस में क्या बोला है, इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट. करंट तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट. यस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के बाद एल दिखेगा. अब देखो यहाँ पे एक्चुअली इंक्रीजिंग इट्स लेंथ नहीं होना चाहिए था. ओके एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन को अगर मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो एल किस किस पे डिपेंड करता है, एल ए पे डिपेंड करता है, एल एन पे डिपेंड करता है, एल एल पे डिपेंड करता है. मतलब सेल्फ इंडक्टेंस देखो एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है. सिर्फ करंट पे नहीं दिख रहा है, करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. सो मुझे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा. यहाँ पे इंक्रीजिंग इन लेंथ नहीं होना चाहिए, डिक्रीजिंग इन लेंथ होना चाहिए. फिर लेंथ डिक्रीज करने के बाद क्या होगा,
सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब वो डिपेंड करता है एरिया पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे एंड लेंथ पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट। करंट पे कहीं पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है, सो ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। और 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ, करंट दिया है, इंडक्टेंस दिया है 100 इंटू 10⁻³ हेनरी आएगा। सो एल हो जाएगा उस हिसाब से 10⁻⁻1 हेनरी। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी निकालना है। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको हेनरी यूनिट देख के। हेनरी किसका यूनिट रहता है? एल का एंड एम का। अगर दो कॉइल होंगे तो एम रहेगा, वन कॉइल होगा सिंगल कॉइल तो एल होगा। अकेला ही कॉइल मेंशन किया है। एनर्जी निकालना है, E इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। सो हाफ इज हाफ, एल कितना है 10⁻⁻1, आई का स्क्वायर, आई तो 1 है, सो इट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻1, so 0.05 joule. Option B will be correct. If the self inductance of 500 turns, number of turns are 500, coil is, सेल्फ इंडक्टेंस बोला है, L दिया है 125 इंटू 10⁻³ हेनरी, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है 800। मतलब ये N1 दिया है, N2 दिया है, ये L1 है, इसका L2 मुझे निकालना है। मतलब मुझे N एंड L का यहाँ पे रिलेशन चाहिए। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे मेंशन उसने किया है। देखो N1 है 500, तब L1 था 125 इंटू 10⁻³ हेनरी। N2 है 800, तब L2 कितना होगा? नाउ N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर ना, सॉरी L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर। अब देखो L इक्वल टू न्यू 0 N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L, L एंड N मेंशन किया है। अब देखो L2 निकालना है, L2 बाय L1 इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर, सो N2 बाय N1 का स्क्वायर। नाउ दिस L2 इक्वल टू N2 कितना है? N2 है 800, N1 है 500 का होल स्क्वायर इनटू L1, L1 दिया है 125, 125 लेते हैं उसको, मिली हेनरी में आंसर मिल जाएगा हमें। 125 लिया तो 0 गया, 0 गया, ये 0 गया, 64 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 125। ओके, सो 64 इंटू 5 कर, 64 इंटू 5 करना पड़ेगा, 320 ना, सो 320 मिली हेनरी आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रिलेशन याद रखो, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर। Two circular coils can be arranged in any of the three situations. First, second, third, तीन situation दिया है। The mutual inductance will be maximum in situation 1, maximum in situation 2, maximum in situation 3, same in all the situations. अब देखो यहाँ पे दो कॉइल्स दिखाया है, यहाँ पे दो कॉइल्स दिखाया है, यहाँ पे दो कॉइल्स दिखाया है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट अलग अलग है। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो मेंशन किया था। अब देखो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है दो कॉइल के बीच में, ऑब्वियसली दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, अकेले कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ये दो कॉइल में डिस्टेंस कितना है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, ये सब पैरामीटर्स पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। लास्ट लेक्चर में इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था।
कि जब दो कॉइल्स होते हैं, दो कॉइल के बीच में कौन सा मीडियम है, दो कॉइल के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, एंड ये दो कॉइल का कितना एरिया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, नजदीक आ रहा है। ओके, तो अब देखो, तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ फर्स्ट में दो कॉइल का मैक्सिमम एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में मुझे दिख रहा है। केस टू में एरिया जो है दो कॉइल का कांटेक्ट में वो कम हो गया है, यहाँ पे एरिया कम हो गया है। देखो ये कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल सेकंड समझो, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट कॉइल एज इट इज रखा है यहाँ पे, और सेकंड कॉइल का एरिया कम हो गया है जो फर्स्ट कॉइल के कांटेक्ट में है। नाउ यहाँ पे अगर आपने देखा केस थ्री में, तो इस तरीके से कॉइल वन को मूव किया गया है कि कॉइल वन का एरिया कॉइल टू के साथ कम हो गया है, इतना ही एरिया वन का टू के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन देखो कि केस वन में एरिया मैक्सिमम कांटेक्ट में मुझे दिख रहा है, ये इसका इतना पार्ट एंड ये इसका इतना पार्ट है, मैक्सिमम एरिया केस वन में कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस केस वन में मैक्सिमम होगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम इन सिचुएशन वन। अब देखो केस थ्री में भी मैक्सिमम आपको लगेगा कि जिस तरीके का अरेंजमेंट वन में है वैसा ही अरेंजमेंट थ्री में है, पर केस थ्री में क्या हुआ है, कॉइल वन का जो एरिया है वो कम हो गया है, कॉइल टू का एरिया बढ़ गया ऑब्वियसली, पर वन का एरिया कम हो गया है जो कांटेक्ट में आ रहा है। केस टू में देखो वन का एरिया मैक्सिमम ही है जो कांटेक्ट में है, टू का एरिया कम हो गया है, कॉइल टू का एरिया कम हो गया है। केस वन में वन एंड टू का मैक्सिमम एरिया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा इन केस वन। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, नाउ इंडक्टेंस का यूनिट नाउ ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी रहता है। ओके, तो इंडक्टेंस मतलब एल का यूनिट मुझे यहाँ पे निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस का निकालो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का निकालो, डजेंट मैटर। नाउ दिस एल इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। अब देखो उस हिसाब से यूनिट क्या आएगा, ईएमएफ का यूनिट क्या रहता है, वोल्ट, ये टाइम तो ऊपर जाएगा ना, ये सेकंड, डिवाइडेड बाय करंट एम्पियर, या फिर इसको हम हेनरी भी बोलते हैं, पर हेनरी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज बाय, याद रखो मैं आपको एक मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले भी बताया है, सेल्फ इंडक्टेंस न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला इससे बनाएंगे, एम इक्वल टू न्यू जीरो एन वन एन टू। अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर है ना, उसकी जगह पे एन वन एन टू लिख दो बस, ए डिवाइडेड बाय एल एज इट इज। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में ये क्वेश्चन है, ये लॉजिक आप याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे एक क्वेश्चन आने ही वाला है कंपलसरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज होंगे तो एम डिक्रीज होगा ना, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑप्शन ए से तो थोड़ी बढ़ेगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मुझे बढ़ाना है एन वन एन टू ए डिवाइडेड बाय एल, एम बढ़ाना है तो कब बढ़ेगा, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एन डिक्रीज किया तो एम डिक्रीज होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी, सो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एन बढ़ने के बाद एम बढ़ेगा ऑब्वियसली, मतलब ऑप्शन भी मुझे करेक्ट लग रहा है, बाकी के भी चेक कर लेते हैं। वाइंडिंग्स वाइंडिंग द कॉइल ऑन वुडन कोर, यस, वुडन कोर पे अगर वाइंडिंग किया तो मैग्नेटाइजेशन वहां पे कम होगा, बराबर है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो मुझे ऑप्शन बी करेक्ट लगा था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एन बढ़ाओ एम बढ़ेगा।
नेक्स्ट वन, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, मतलब डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, अब डी आई बाई डी टी कितना है, 1 बोला है उसने क्वेश्चन में, सो ई इक्वल टू एल हो गया ना, ई इक्वल टू एल हो गया। सो थिकनेस ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, टोटल फ्लक्स, सो ई इक्वल टू एल हो गया, मतलब ईएमएफ कितना होगा, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी आई बाई डी टी 1 है, सो ई इक्वल टू एल हो गया, मतलब ईएमएफ कितना हो गया, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। If number of turns in primary and secondary coil is increased by 2 times each, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, अब देखो हम जो कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की केस में m इक्वल टू न्यू जीरो N1 N2 A डिवाइडेड बाय L, एक्चुअली ये प्राइमरी कॉइल के टर्न्स होते हैं फर्स्ट कॉइल के, एंड ये सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ओके, if number of turns in primary and secondary coil is increased to 2 times each, मतलब दोनों को भी डबल कर दिया, द म्यूचुअल इंडक्टेंस, नाउ देखो रिलेशन क्या है, m इक्वल टू न्यू जीरो N1 N2 A डिवाइडेड बाय L, इस टाइप का रिलेशन है। ये हो गया समझो केस 1। अब क्या बोल रहा है वो, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा अगर हमने इसको कर दिया 2N1 एंड इसको भी कर दिया 2N2, नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस कर दो, दोनों को बोल रहा है वो, इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। सो उस हिसाब से ये बनेगा 2 इंटू 2 4 न्यू जीरो N1 N2 ए डिवाइडेड बाय एल। ना इसको ध्यान से देखो, m डैश इक्वल टू ये 4 निकलेगा बाहर, ये कौन है, ये तो m का वैल्यू है, मतलब कैसे होगा, देखो द म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बनेगा यहाँ पे वो होगा 4 टाइम्स, बाद में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस के कैसे बनेगा, 4 टाइम्स, बिकम्स 4 टाइम्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L each are connected in series with opposite magnetic flux. The resultant inductance is, ignore mutual inductance. Now two inductance are connected in series ना, दो इंडक्टेंस हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। अब देखो इसका लॉजिक जो रहता है, रेजिस्टेंस के जैसे इंडक्टेंस का लॉजिक रहता है, मैंने आपको बोला था, एंड दूसरा CS के लॉजिक बोला था, कैपेसिटेंस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम रहता है। वहाँ पे क्या रहता है कैपेसिटेंस की केस में, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज की केस में, एंड पैरेलल की केस में क्या रहता है, C1 प्लस C2, वैसे ही केस के साथ में रहता है, पर यहाँ पे R एंड L का सेम रहता है। सीरीज में कैसे रहता है, L इक्वल टू L1 प्लस L2, एंड पैरेलल में कैसे रहता है, 1/L1 प्लस 1/L2, सीरीज में ऐसे रहेगा एंड पैरेलल में ऐसे रहेगा। अब देखो होगा क्या, नाउ यहाँ पे सीरीज बोला है उसने, टू इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब फर्स्ट वाला कितना है, L है, सेकंड वाला कितना है, L, फिर इफेक्टिव कितना आया, 2L, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सब शॉर्टकट टेक्निक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हैविंग 400 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी, मतलब L दिया है 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हेनरी।
the magnetic flux through the cross section of the coil corresponding to current 2 milliampere is, current is 2 into 10 raised to minus 3 एम्पियर. मैग्नेटिक फ्लक्स हमें निकालना है. ओके, फ्लक्स फाइंड आउट करना है. नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? नाउ इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फ्लक्स, the magnetic flux through the cross section of the coil corresponding to the current 2 milliampere. फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा? फ्लक्स इक्वल टू एल आई होता है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में. इफ यू रिमेंबर, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई. अगर नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन है तो एन जाएगा फ्लक्स के साथ में. आप सब लोगों के रिलेशन पता है. ओके, नाउ अब देखो एक्चुअली एन इसके साथ में जाएगा, मतलब फ्लक्स को एन से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा. फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, फ्लक्स इक्वल टू एन एल आई, क्योंकि जितना एन होगा उतना टाइम फ्लक्स बढ़ेगा. ओके, सो देखो फ्लक्स क्या आएगा यहाँ पे? फ्लक्स इक्वल टू एन एल आई करो. एन कितना दिया है? 400. एन इज 400. एल इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 and I is 2 into 10 raised to minus 3. Okay, now यहाँ पे हमें एक चेंज करना पड़ेगा. n फ्लक्स के साथ में जाएगा ना, ठीक है. आगे चल के उसको मॉडिफाई कर लेंगे. यहीं पे रहने दो, आगे चल के मॉडिफाई कर लेंगे. नाउ दिस फ्लक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, दिस 2 इंटू दिस 4 8. अब देखो 0 0 0 मतलब ये 10 रेज टू माइनस 3 के साथ गया. 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. ओके, नाउ ये 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 आ गया. नाउ 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 ऑप्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे. पर देखो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स से मुझे डिवाइड करना पड़ा, मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाय एन मुझे निकालना होगा. फ्लक्स डिवाइडेड बाय एन, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है उस केस में. तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय एन, पर यहाँ पे हमें सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस. करंट दिया है, इंडक्टेंस दिया है 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब एम्पियर पर सेकंड दिया है ना, मतलब ये डी आई बाई डी टी है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर सेकंड इज, एनर्जी स्टोर्ड पर सेकंड हमें निकालना है. अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. पर यहाँ पे सिर्फ एनर्जी नहीं निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर सेकंड निकालना है. मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डी ई बाई डी टी करना पड़ेगा. फिर ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड पर सेकंड. फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना. इट इज हाफ एल, हाफ एल. ओके, एल तो कांस्टेंट है. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. तो देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, 2i. ये क्या हो जाएगा? 2i इंटू डी आई बाई डी टी. अब ये 2 2 कैंसिल, सो डी ई बाई डी टी क्या आया? देखो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ. ये एल आई डी आई बाई डी टी. नाउ एल कितना दिया है यहाँ पे? एल इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. आई कितना दिया है? नाउ देखो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो 1 दिख रहा है मुझे, 1. डी आई बाई डी टी का जो वैल्यू है वो दिख रहा है मुझे 0.5. मतलब ये 1/2, 0.5 मतलब 1/2, ये 2 गया. सो 10 रेज टू माइनस 1 आएगा. आंसर शुड बी 10 रेज टू माइनस 1. 10 रेज टू माइनस 1 मतलब 0.1. ऑप्शन सी इज करेक्ट.